Today we are going to study about deemed honor. That is the topic that comes in the house property head income, and why it is important to get aware of the deemed honor definition is that because taxation अगर लगाया जाता है, if tax is put on something, किस हाउस प्रॉपर्टी पे जब टैक्स लगाया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि ऑनर कौन है। तो एसएससी जो है ऑनर होगा, तभी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो डीम्ड ओनरशिप का हम पहले हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन 27 है जो इसके बारे में बताता है, इनकम टैक्स के बारे में। तो इन सर्टन सिनेरियोज अ प्रॉपर्टी में नॉट राइटफुली लीगली बिलोंग्स टू अ पर्सन, but the person is nevertheless considered to be the owner of the premises. सपोज करो एक बिल्डिंग है, तो कोई पर्सन है, वो उसका राइटफुली या लीगली वो उसके नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी। राइट तो तभी तो क्रिएट होता है जब व्हेन देयर इज अ टाइटल ऑफ ओनरशिप इज विद द पर्सन। राइट नहीं है उसका, लीगली वो उसका ऑनर नहीं है, मगर फिर भी नेवरदलेस बोला है ना, फिर भी वो ऑनर कहा जाएगा for the purpose of income tax. Such scenario are referred to as deemed ownership. इस तरह का जो सिनेरियो है जहाँ पे उसका राइट नहीं है, वो लीगली ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, फिर भी उसको कंसिडर किया जा रहा है ऑनर उस प्रॉपर्टी का, प्रेमाइसिस का। तो इस सिनेरियो को क्या कहते हैं? डीम्ड ओनरशिप। This article provides a description of circumstances prescribed under Section 27 of Income Tax Act 1961, which deal with the concept of deemed ownership. This article जो आर्टिकल है सेक्शन 27, ये डिस्क्राइब करता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर जो है इस तरह का सिनेरियो अप्लाई होता है। तो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन कौन से वो सिचुएशंस हैं जिसके अंदर डीम्ड ओनरशिप आती है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें ये है फर्स्ट जो आ रहा है, वेयर द डीम्ड ओनर कैन बी सीन, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू द स्पाउस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द माइनर चाइल्ड, स्पेशल क्लॉज ऑन ट्रांसफर टू स्पाउस और चाइल्ड, होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट, member of a cooperative society, person in the possession of the property, person who holds the property for 12 years. तो ये ही सब सिचुएशंस है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि डीम्ड ओनरशिप आती है। डीम्ड ओनरशिप की डेफिनेशन हमने देख ली है, तो हम इनके पर्टिकुलर जो ये सिनेरियोज हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू द स्पाउस। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होता है कि चलो रीड आउट कर लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर और एनी प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर अ रीजन अदर देन फॉर एडवोकेट consideration and is not connected with an agreement to live apart, the transferor is deemed to be the owner of the transferred property. तो स्टूडेंट इसको कैसे समझेंगे? सपोज करिए स्पाउस में हस्बैंड भी आता है और वाइफ भी आती है, तो ट्रांसफर हस्बैंड भी वाइफ को कर सकता है और वाइफ भी हस्बैंड को कर सकती है। तो ये दोनों कैटेगरी को इंक्लूड करता है स्पाउस। तो इसमें क्या हुआ है कि जो इंडिविजुअल है, सपोज करो हस्बैंड है, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दी, ट्रांसफर कर दिया है विदाउट, देखो फर्स्ट इसमें देखो कंडीशन जो है, विदाउट एनी एडवोकेट कंसिडरेशन, यानी कि जो कंसिडरेशन उसने लिया है वो उस प्रॉपर्टी की असली वैल्यू नहीं है, वो उस एडवोकेट नहीं है उसके लिए, एंड इज नॉट कनेक्टेड विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो डाइवोर्स वगैरह या म्यूचुअल कंसेंट से जो सेपरेशन होता है उसके अंदर कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में, और उसमें उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो। ये दोनों कंडीशन अगर होगी, मतलब एडवोकेट कंसिडरेशन ना हो और या फिर वो किसी एग्रीमेंट के तहत जो है जब हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं
उस एग्रीमेंट के तहत दिया गया वो ट्रांसफर ना हो, तब ये जो है इस केस में जब हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ दे रहा है तो हस्बैंड क्या हुआ, ट्रांसफरर, और और वाइफ क्या हुई, ट्रांसफरी। तो ट्रांसफर ही, ऑल्दो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है वाइफ को जो कि ट्रांसफरी है, मगर फिर भी हस्बैंड ही इसका डीम्ड ओनर कहलाया जाएगा। और इनकम टैक्स में ड्यूरिंग हिज असेसमेंट फॉर द इनकम टैक्स दैट प्रॉपर्टी विल बी काउंटेड एज हिज प्रॉपर्टी। तो ऑनरशिप किसकी होगी, हस्बैंड ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये मत देखना कि हस्बैंड है तो सिर्फ हस्बैंड ही है, स्पाउस में दोनों आते हैं, वाइफ भी अपने हस्बैंड को दे सकती है। तो ये कंडीशन आप वाइफ पे लगा के हस्बैंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस ये देखना होगा कि ये जो ट्रांसफर है वो अनएडुकेट जो है, मतलब दैट इज नॉट फॉर अ गुड कंसिडरेशन और एजुकेट कंसिडरेशन नहीं, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है जो कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है, वो नहीं दिया है, बल्कि ऐसे ही अनएडुकेट कंसिडरेशन देके उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। या फिर कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ लिव अपार्ट, अलग रहने के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तब वो ट्रांसफर हुआ है, तो भी वो डीम्ड ओनर नहीं कहलाया जाएगा। अगर सेपरेशन के टाइम जो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वाइफ को दैट दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सम अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अगर कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है हस्बैंड, तब तब जो सेपरेशन के टाइम जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, वो जो है उसमें वो वाइफ ही ऑनर होगी, उस टाइम जो है हस्बैंड कोई डीम्ड ऑनर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड। जो 18 साल से नीचे का कोई बच्चा है उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, सेम रीजन है, एजुकेट कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, और द ट्रांसफर विल बी द डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। अगर अपने बच्चे को उसने ट्रांसफर किया है, किसी मदर ने या फादर ने या किसी माइनर चाइल्ड को कुछ दिया है, तो वो उसी का वह जो ट्रांसफरर है जिन्होंने प्रॉपर्टी अपने बच्चे को ट्रांसफर करी है, इस केस में दे आर कॉल्ड द डीम्ड ओनर्स नॉट द चाइल्ड। तो अगर असेसमेंट होगा इनकम टैक्स का तो वो जिसने ट्रांसफर किया है उसी का होगा, नॉट द माइनर चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रादर द ट्रांसफरर जिसने प्रॉपर्टी दी है माइनर चाइल्ड को, ही वुड बी कॉल्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ द property. This is however not applicable when a property is transferred to the minor daughter who is married. अगर वो बच्ची जो है जो माइनर है 18 साल से नीचे की है और वो शादी हो रखी है उसकी, अगर उसको कुछ प्रॉपर्टी दी है, उस केस में जो है वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर नहीं होगा उसका पेरेंट, रादर गर्ल ही उसकी प्रॉपर्टी की, वहां पर डीम्ड ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर माइनर चाइल्ड शादीशुदा बच्चा बेटी है तो अगली कंडीशन आती है स्पेशल क्लॉज ऑन द ट्रांसफर ऑफ द स्पाउस और चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर, चलो रीड आउट कर लेते हैं, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी कैश और एसेट्स टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ कैश या कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स जो है अपने स्पाउस को या छोटे बच्चे को, माइनर बच्चे को देता है, ट्रांसफर ही एक्वायर द हाउस प्रॉपर्टी यूजिंग दैट मनी, और वो जो मनी है उससे या उस एसेट्स को बेच के जो है, जो ट्रांसफरी है जिसको दिया गया है, वो उसको क्या करता है, उस मनी से कुछ खरीद लेता है प्रॉपर्टी, या फिर एसेट को बेच के कुछ खरीद लेता है प्रॉपर्टी, द ट्रांसफरर वुड नॉट बी डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो अब जब प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई है, वो उसके जो उसने मनी दी थी या फिर उसने जो एसेट ट्रांसफर करा गया है उसको बेचने के बाद उसने ट्रांसफरी ने उसको कुछ खरीदा है, तो उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफरी की रहेगी, नॉट ऑफ द ट्रांसफरर। बल्कि ये बोल रहा है कि इस केस में जो है क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम में जो है जिस रीजंस के जो है इसमें डीम्ड ओनरशिप नहीं एग्जिस्ट करेगी। इफ आफ्टर द ट्रांसफर द ट्रांसफरर वुड नॉट बी कॉल्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, जो कि उसने मनी दी थी अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उसने उस मनी से या एसेट से कुछ और प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है ट्रांसफरी ने,
उसका ट्रांसफरर से कोई संबंध नहीं होगा। तो अब हमने ये स्पेशल क्लॉज भी देख लिया, इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगी, क्योंकि जो नया एसेट्स ट्रांसफरी के पास आएगा उससे उससे जो इनकम हो रही है वो कहाँ पे क्लब हो जाएगी, ट्रांसफरर के साथ क्लब हो जाएगी, मगर ऑनरशिप का कुछ भी इसमें नहीं होगा। अगला आता है होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट। इम्पार्शिबल स्टेट, इम्पार्शिबल स्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने देखा होगा एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, जब वो इनहेरिट की गई है, सपोज कीजिए एक हाउस है, वो जो है एक दादाजी ने अपने बेटे को दिया, उस बेटे के जो है 2-3 बच्चे हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जो हेड ऑफ द फैमिली है जो कि फादर है, अब आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, तो उसमें मान लीजिए 3 फ्लोर्स हैं और एक कंबाइंड जो है जीना है या फिर स्टेयर्स हैं, जो कि तीनों होल फैमिली यूज करती है, वो इम्पार्शियल है, उसका सेपरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई आंगन है या फिर घर के बाहर का ऐसा एरिया है जो कि सबकी एंट्रेंस कॉमन एंट्रेंस है, तो ऐसे जो एरिया होता है प्रॉपर्टी के अंदर उसे इम्पार्शियबल स्टेट किया कहते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो इस तरह की सिचुएशन होती है प्रॉपर्टी के अंदर कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस इम्पार्शियल स्टेट की कंडीशन में वो जो ऑनर होगा, हेड ऑफ द फैमिली है, पिता जो फादर है, जो कि फर्स्ट ऑनर है जिसको इनहेरिट हुई है प्रॉपर्टी, तो वो ही उसका डीम्ड ओनर कहलाया जाएगा फॉर द असेसमेंट। ऑल दो जो है बाकी जो लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली है उनमें फर्दर डिवाइड हो गया बाकी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग या बाकी पार्ट ऑफ द लैंड, मगर वो जो कॉमन एरिया है या कॉमन स्टेयर्स है जो कि इम्पॉसिबल है डिवाइड करना क्योंकि वो कॉमन एंट्रेंस है। तो ऐसे इम्पार्शियबल स्टेट का डीम्ड ओनर कौन होता है? जो कि जिसको हेड ऑफ द फैमिली, जिसको फर्स्ट टाइम होल्डर ऑफ द एस्टेट, और जिसको फर्स्ट टाइम वो इनहेरिट हुआ था, नॉट द इंडिविजुअल पीपल टू हुम द प्रॉपर्टी इज फर्दर डिवाइडेड। तो इसको पढ़ लेते हैं। इम्पार्शियबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्टीशनड। तो इन्होंने बताया कि जो कि जिसका पार्टीशन नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्पार्शियबल प्रॉपर्टी, और इन अदर वर्ड इट कैन नॉट बी लीगली डिवाइडेड। तो हमने देख लिया, कभी कभी आपने देखा हो घरों में कॉमन एंट्रेंस होती है, कॉमन स्टेयर्स होती हैं, तो वो सभी की होती है, उस पर किसी का इंडिविजुअल कब्जा नहीं होता। द ऑनर ऑफ सच एन एस्टेट कुड बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ऑनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी कंप्रोमाइज इन द स्टेट। तो इस इस जो एस्टेट है ये इम्पार्शियबल स्टेट है, जो कि सारी प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो इसका भी ऑनर डीम्ड ऑनर कहलाया जाएगा। कौन सी स्टेट का? इम्पार्शियबल एस्टेट का। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं कि कोई एक पर्सन है, वो एक बड़ी बिल्डिंग बनाता है और फिर वो इंडिविजुअल फ्लैट्स को लीज पे दे देता है। समझ रहे हो? लीज पे देता है। तो वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम बॉम्बे में चलता है। वहां पे क्या होता है, एक बिल्डिंग बना के बंदा क्या करता है, वो उसको इंडिविजुअल फ्लैट्स को इंडिविजुअल पीपल को दे देते हैं लीज पे। ठीक है, और उसको लीज डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हु विल बी द ओनर? द पर्सन हु पुट दैट फ्लैट ऑन द लीज, और जिसको लीज पे दिया गया है या फिर वो ओनर है। A member of a cooperative society, company or other association of person, AOP मतलब association of person to whom a building or property is allotted or leased under a house property scheme to such a society और AOP। तो ऐसी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्कीम्स हैं और कंपनी में भी ऐसा बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं रेजिडेंस पर्पस के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में भी कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अगर उनकी स्कीम्स के तहत कुछ फ्लैट्स या कुछ एरिया जो है अलॉट किया गया है, लीज पर दी गई है ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि स्कीम के अंडर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्कीम हो या कंपनी की कोई स्कीम हो, तो जिनको वो अलॉट किया गया है वो
that person will be the owner, would be the deemed to be the owner or the part thereof allotted to him. तो जो पार्ट या जो हिस्सा या जो फ्लैट उसको दिया गया है, वो जिसको अलॉट हुआ है या लीज पे जिसने लिया है, तो वो पर्सन जो है उसका डीम्ड ओनर होगा फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट आता है पर्सन इन द पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी। द पर्सन हु इज permitted to take or retain the possession of any building or a part in part performance of a contract reference to in section 53A of the Transfer of Property Act। स्टूडेंट्स इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वी विल पुट अ लाइट ऑन व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 53A। स्टूडेंट्स ये जो 53A सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, ये रिगार्डिंग बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब सपोज करो मैं एग्जांपल देती हूँ, अब ए बायर ए हैज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मेड अ एग्रीमेंट विथ बी द सेलर, और उसने जो है ए ने जो है उसको टोकन मनी दे दिया है, और टोकन मनी के बाद जो है बी ने उसको पोसेशन दे दिया है फ्लैट का। ठीक है, ए ने कुछ टोकन मनी बी को दे दिया है और बी ने जो है उसको पोसेशन दे दिया है फ्लैट का, मगर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, फुल मनी नहीं दिया गया है। तो उससे पहले अगर जो सेलर है उसके मन में जो है वो आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है, वो सोचता है कि उसको कोई सी बंदा मिल जाता है जो कि उस फ्लैट की कीमत कुछ ज़्यादा दे रहा है, तो ही विल ट्राई टू ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या करेगा कि वो टोकन मनी ये बोलेगा ये तो अपनी टोकन मनी वापस ले लो, और मैं अब फ्लैट नहीं बेचना चाहता हूँ, और मैं इस फ्लैट को किसी और को बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो हियर इज द सेक्शन 53A कम्स एज अ सेवियर फॉर द बायर। तो सेवियर एज अ फॉर द बायर कैसे आता है कि ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कि अगर बायर के पास पोजीशन है और बायर ने अभी पूरा मनी नहीं दिया है या फिर प्रॉमिस किया है कि मनी देनी है, उससे पहले सेलर उसके साथ चीटिंग ना करे, तो उसको दिस डॉक्ट्राइन पुट अ एम्फेसिस ऑन द सेलर कि वो अपना जो प्रॉमिस है उसको कंटिन्यू रखे टिल द होल ऑफ द एग्रीमेंट इज कंप्लीटेड। तो द इट वुड नॉट ब्रेक द, यह जो है किसी उस प्रॉमिस को जो कि उनके ए और बी के बीच में, बायर और सेलर के बीच में हुआ है, जो कि अभी मिड में है, अभी टोकन मनी ही दिया गया है, अभी सेल्स एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, किसका सेल डीड का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो उससे पहले सेलर जो है चीट ना करे, वो एग्रीमेंट को ना तोड़े। तो इसकी बात करता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 53A कि फिर द फॉर द गुड कॉन्साइंस, for the good faith according to the it is a obligation on the seller कि he should perform the complete the that agreement। तो इस केस में जो है इस ये है 53A। तो इसमें जो है ये बात करता है दिस इज अ इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज, पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन सरेंडर टू द बायर। तो इसने बोला है कि पोसेशन तो दे दिया गया है, मगर क्या है, पॉइंट नंबर 1, सेल्स कंसिडरेशन हैज बीन मेट। या तो सेल्स कंसिडरेशन दे दिया गया है या फिर प्रॉमिस किया गया है बायर के द्वारा। दूसरा, सेल्स डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ द बायर। पैसा देने के बाद या प्रॉमिस करने के बाद भी बायर के नाम सेल्स डीड अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, यानी कि अभी भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 53A इन अ सिनेरियो वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई, तो ये सिनेरियो सेक्शन है 53A, इस केस में जबकि सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है और बायर हैज मेड रिक्वायर्ड द पेमेंट्स, बायर हैज मेड द रिक्वायर्ड पेमेंट्स, उसने बायर ने पैसा दे दिया है और हैज और पोसेशन भी ले लिया, बायर ने पैसा भी दे दिया है, इवन दो द ट्रांसफर डीड और कन्वीनियंस हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, मगर जो है अभी भी सेल डीड रजिस्टर नहीं हुई है। तो जो बायर है जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है और जिसने पैसा दिया है या प्रॉमिस किया है, दैट पर्सन, दैट बायर विल बी द
डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, नॉट द सेलर, जिसने अभी भी टाइटल जो है उसको ट्रांसफर नहीं किया है, किसको, बायर को, आफ्टर टेकिंग अ फुल पेमेंट और टोकन मनी और प्रॉमिस ऑफ टू मेट द टू प्रॉमिस टू पे, उससे पहले जो है, अगर ऐसा केस है तो इसमें जो सेलर है जिसके नाम अभी भी वो टाइटल है, जो प्रॉपर्टी का टाइटल है, क्योंकि सेल डेट भी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो लीगली तो वो अभी बायर ओनर नहीं हुआ है, पर ऑल अदर परफॉर्म ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स आर बीन डन ऑफ सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी हो रही हैं। तो ये जो 53A है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है, ये अलाउ करता है कि दैट बायर हु इज इन द पोजीशन हु हैज पेड द money and is still not some property is not registered on his name, then even then the property uski he would be called as the deemed owner of the property. तो नेक्स्ट केस आता है पर्सन हु होल्ड्स प्रॉपर्टी फॉर 12 years। तो स्टूडेंट इस केस में ना आप ये देख लेना कि 12 year जरूर होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है ये 12 साल से कम अगर उस पर्सन के पास है तब ये डीम्ड ऑनरशिप का जो क्लेम है वो रेज नहीं होगा, जो डीम्ड ऑनर का जो कॉन्सेप्ट है वो रेज नहीं होगा। हियर इन दिस केस 12 year उसके पास पोसेशन लीज पे होना चाहिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु एक्वायर्स द राइट, देखो ब्रैकेट में लिखा है थ्रू लीज, इन और विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में उसका राइट है, अराइज हो गया है, सपोज करें उसने लीज पे ले लिया है बिल्डिंग को, इट्स पार्ट और या उसका कोई हिस्सा, किसका, बिल्डिंग का, बाय वर्च्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, उसने कुछ पैसा दिया, कुछ ट्रांजेक्शन किया और उसने उसको लीज पे ले लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years और मोर, 12 या 12 साल से ज़्यादा का कमिटमेंट होना चाहिए। ये जो लीज का एग्रीमेंट होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, ये 12 साल से ज़्यादा या 12 तक का तो होना चाहिए। तो देन दैट पर्सन जिसको लीज पे वो प्रॉपर्टी दी गई है फॉर सम कंसिडरेशन वुड बी द डीम्ड ऑनर ऑफ द that building or its part, except in the case where any right by the way of the lease is acquired on a monthly basis। उस केस में नहीं होगा जब लीज मंथली एक्सीड करती है कि 1 month का हो गया, फिर नेक्स्ट फिर लीज एक्सटेंड कर दी, फिर नेक्स्ट मंथ, तो उस केस में नहीं। या फिर फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस एक्सीडिंग 1 year, या फिर जो जिस पीरियड के लिए लीज पे दी गई है प्रॉपर्टी वो 1 साल से नीचे का है, उस केस में भी वो बंदा जिसके पास वो लीज के लिए प्रॉपर्टी he while he's having property as in the lease agreement, तो उस केस में भी वो बंदा that person is not the owner of the deemed owner of the deemed owner of that प्रॉपर्टी। तो इस केस के लिए डीम्ड ओनर बनने के लिए क्या होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट 12 या 12 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो जो लेसी है दैट विल बी द लेसी जो है इस केस में डीम्ड ओनर होगा। इसको जो फर्दर कॉन्सेप्ट है ना, आप ये जो लेसर ये ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया 12 या 12 साल से ज़्यादा का, तो ये आप सेक्शन 269 UA इनकम टैक्स एक्ट पार्ट F में जाके देखना इनकम टैक्स का, तो आपको ट्रांसफर का मीनिंग समझ में आएगा कि ट्रांसफर इस केस में किस तरह के ट्रांसफर की बात की गई है, करी गई है। फिलहाल आप जो है दैट इज सफिशिएंट कि 12 साल से ज़्यादा का लीज एग्रीमेंट हुआ है या 12 साल तक का भी हुआ है, तो लेसी विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और उस या फिर प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा है या पूरी प्रॉपर्टी है तो उस हिस्से के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, पूरी प्रॉपर्टी के लिए जिसका लीज एग्रीमेंट 12 या 12 साल से ज़्यादा का हुआ है, तो दैट पर्सन लेसी विल बी द डीम्ड ओनर, नॉट द लेसर। Okay students, these all are the conditions in which you will be able to get a full understanding about the deemed ownership, which is a essential part that you should know while going through the head of income of house property. Okay friends, so that is all for today.